नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेतागिरी। नेतागिरी के इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं उस लड़के की जब वो 23 साल का हुआ तो उसने कहा कि माँ, मैं इस देश की पहली जनता कार बनाऊंगा और सरकार ने उसके लिए अपनी पूरी तिजोरी खोल दी। जब वो 28 साल का हुआ तो उसने कहा, माँ, मैं इस देश के सारे समस्याओं को हल कर दूंगा और सारे नेता मंत्री उसके सामने हाथ बांधकर नतमस्तक हो गए। जब वो 33 साल का हुआ तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और 250 से भी अधिक सांसद उसके नाम की कसमें खाया करते थे, किंतु एक सुबह वो चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। मैं बात कर रहा हूं संजय गांधी की। मैं बात कर रहा हूं उस संजय गांधी की जिसने इंदिरा गांधी को वापस से भारतीय राजनीति में जन्मदान दिया। कह सकते हो कि यहाँ पर नॉर्मली कहा जाता है कि एक माँ बेटे को जन्म देती है, लेकिन यहाँ पर भी वही हुआ। माँ ने ही बेटे को जन्म दिया है, लेकिन वापस से भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी का जो जन्म हुआ, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पुनर्जन्म हुआ, उसमें सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का माना जाएगा तो वो संजय गांधी का माना जाएगा। मैं बात कर रहा हूं संजय गांधी की। 23 जून 1980 इंदिरा गांधी को वापस से सत्ता में आए प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही वक्त हुए थे। इसके पहले 1977 में वो सत्ता गवा चुकी थी, किंतु इमरजेंसी के कारण सत्ता गवा चुकी थी, किंतु 2-2.5 सालों में जनता को यह समझ में आ गया कि ये नई नवेली जनता सरकार के पास सरकार चलाने के और देश चलाने के कुछ खास अनुभव नहीं है और इनके भरोसे देश नहीं चल सकती। और इस कारण से वापस से इंदिरा गांधी का सत्ता वापसी होता है और इस सत्ता वापसी में सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो संजय गांधी को जाता है, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में टिकट वितरण से लेकर के युवाओं को मौका देना, पूरी राजनीति संजय गांधी अपने दिमाग से, अपने सातिर दिमाग से चल रहे थे। इस राजनीति के एक एक कदम को काफी सोच समझकर वो चल रहे थे कि वापस से कैसे उनके सरकार की वापसी हो। संजय गांधी के सलाह पर ही जब वापस से प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, संजय गांधी के सलाह पर ही उन 9 राज्यों में जहां पर विरोधी दल की सरकार थी, वहां पर सरकार को भंग करके पुनः चुनाव कराया गया था। ये संजय गांधी ही थे कि जिनके वजह से वापस से 8 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता वापसी हो गई। ये संजय गांधी थे जिनकी संगठन पर बहुत ही अधिक मजबूत पकड़ थी और इसी क्रम में मई 1980 में इंदिरा गांधी ये ऐलान करती है कि उनके छोटे बेटे अर्थात संजय गांधी अब राजनीति की बागडोर संभालेंगे। वैसे तो वो अमेठी से सांसद थे ही, लेकिन यहाँ पर एक ये भी मसला है। 1977 में पहली बार जब चुनाव संजय गांधी लड़े अमेठी से, तो वहां पर वो वीरेंद्र सिंह से 56,000 मतों से हार गए थे। ये अलग बात है कि 3 साल के बाद उसी अमेठी सीट से संजय गांधी 50% मतों से जीते हैं। संजय गांधी के बारे में कहा जाता है कि वे बेखौफ और बेपरवाह जीवन जीने में यकीन करते थे और उनका ये बेखौफ और बेपरवाह जीवन जीने का अंदाज ना ही केवल राजनीति में था, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन पे भी था। जब वो दिल्ली के सड़कों पर अपने मेटाडोर कार को लेकर निकलते थे तो ऐसा कट मारते थे कि युवा भी उसे देखकर के शर्मा जाएं। जब वो प्लेन उड़ाते थे तो इस तरीके से उड़ाते थे और ऐसा कट मारते थे कि अच्छे खासों का होश उड़ जाए। मुझे यहाँ पर एक वाक्य याद आता है धीरेन ब्रह्मचारी का। ये धीरेन ब्रह्मचारी, जिसे कहा जाता है कि वो इंदिरा गांधी के योग गुरु थे, एयरपोर्ट में एक बार संजय गांधी को से उनका मुलाकात हो गया। संजय गांधी बोले कि गुरुजी चलिए मैं आपको हवा की सैर कराता हूं संजय गांधी स्टाइल में। तो वहां पर ये धीरेन ब्रह्मचारी बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे किस्से सुन चुका हूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हवा की यात्रा करूं। लेकिन अगले ही दिन, चूंकि संडे था और उस दिन इस बार संजय गांधी के बातों के झांसे में आ जाते हैं आर के धवन। आर के धवन इंदिरा गांधी के
सहायक थे, इंदिरा गांधी के काफी करीबी व्यक्ति में से एक थे। आर के धवन संजय गांधी के साथ हवाई उड़ान लगाते हैं और उसके बाद जब वो उतरते हैं तो शाम को इंदिरा गांधी के आवास में बोलते हैं, मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मैं आपके बेटे के साथ दोबारा कभी भी हवाई यात्रा नहीं करूंगा। लेकिन ये इंदिरा गांधी के लिए ये सुनना कोई नया नहीं था। ये अक्सर गावेगा, कभी कोई ब्यूरोक्रेट्स, कभी कोई नेता मंत्री इस तरह की बातें इंदिरा गांधी को कहते रहते थे। इंदिरा गांधी चाहती भी थी कहना कि बेटा तुम्हें देश की बागडोर संभालना है तो इस तरह से खतरों से मत खेला करो, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं बोल पाई। तो अब मैं आपको सुना रहा हूं 23 जून 1980 की घटना के बारे में। संजय गांधी सुबह सवेरे निकल गए थे अपने मेटाडोर कार से सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए, जहां पर सुभाष सक्सेना इंतजार में थे कि संजय गांधी आएंगे और अपने नए एयरक्राफ्ट का वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, या बोल सकते हो कलाबाजियां दिखाएंगे हवा पर। दोनों पहुंचे, एरोप्लेन में बैठे और बैठने के बाद हवा में कलाबाजियां के लिए एरोप्लेन को उड़ाना, एयरक्राफ्ट को उड़ाना शुरू करते हैं। इस एयरक्राफ्ट के उड़ने के कुछ ही देर बाद संजय गांधी जब अपने दफ्तर के ऊपर उड़ रहे थे तभी हवा में कुछ खड़खड़ सी आवाज होने लगी, जैसे मानो कोई मोटर गाड़ी बंद हो रही हो। और उसके बाद वो एयरक्राफ्ट बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है और एक पेड़ पर जा अटकती है। उस वक्त काफी अफरा तफरी मचा, एम्बुलेंस बुलाए गए। पेड़ में अटके हुए उस एयरक्राफ्ट को निकालने के लिए पेड़ की सारी शाखाओं को काट दिया गया और अंदर से निकला 2 लाश। ये लाश था संजय गांधी और सुभाष सक्सेना का। इन्हें लाल कपड़ों में लपेटकर रख दिया गया और अब इंतजार होने लगा उस महिला की जो देश की सबसे ताकतवर शख्सियत थी। लेकिन इस वक्त वो देश की सबसे ताकतवर शख्सियत एक बेबस मां के रूप में आने वाली थी। देश को इंतजार था कि देश की सबसे ताकतवर शख्सियत एक बेबस मां के रूप में कैसी दिखती है। और कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी पहुंचती हैं। इंदिरा गांधी अपने गाड़ी से निकलते ही दौड़ने के रफ्तार में आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ पर लोग केवल मां इंदिरा गांधी को नहीं देख रही हैं, लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी देख रहे हैं। और अपने कदमों में थोड़ा सा रुकाव, थोड़ा सा ठहराव लाती है। इंदिरा गांधी पहुंचती है अपने बेटे के शव के पास, वहीं पर वो बैठ जाती है और एक पल के लिए काफी गहराई से देखने के बाद बिलख बिलख कर रोना शुरू कर देती हैं। ये पहला और आखिरी मौका था जब दुनिया ने, इस देश ने देश के सबसे ताकतवर शख्सियत को एक बेबस मां के तौर पे देखा था। अब इंतजार हो रहा था आगे का कि कब शवदाह किया जाए, क्योंकि संजय गांधी के भाई, बड़े भाई राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी, जो कि छुट्टी मनाने के लिए विदेश गए हुए थे, 2 दिन के बाद वो लोग पहुंचते हैं और उसके बाद संजय गांधी का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहां पर सवाल ये है उठता है कि अब क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, देश का क्या होगा, क्योंकि अभी तक माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था कि इंदिरा गांधी देश के राष्ट्रीय और विदेशी दोनों मामलों को संभालती थी, लेकिन देश के आंतरिक मामले और खासकर पार्टी पॉलिटिक्स को संभालने का काम संजय गांधी किया करते थे। अब सवाल था कि अब संजय गांधी की जगह पर कौन, क्या मेनका गांधी या क्या राजीव गांधी, जिसने अपनी पत्नी सोनिया गांधी से वादा कर रखा था कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, और इसी वादा की वजह से उनका विवाह हुआ था। लेकिन एक मां के सामने एक पति का वादा नहीं टिक पाया और इस वक्त राजीव गांधी राजनीति में आते हैं। यहां पर इत्तेफाक एक अलग ही मोड़ लेता है। इत्तेफाक कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का बोलना था संजय गांधी के
उन जास्तियों की वजह से, जो कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में हुआ था, कि जो हुआ ठीक हो। लेकिन कुछ लोगों का यह भी बोलना था कि अगर संजय गांधी रहते तो आज भारत कहीं और होता, भारत का बहुत अधिक विकास हो गया होता, क्योंकि संजय गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की तरह समाजवाद के प्रवर्तक नहीं थे। संजय गांधी पूंजीवाद के प्रवर्तक थे, और इसी कारण से वो जनता की कार, पूंजीपतियों और पूंजीगत व्यापारियों पर अधिक ध्यान दिया करते थे। एक इत्तेफाक ही है कि संजय गांधी के उस जनता कार प्रोजेक्ट का नाम है मारुति, जिसे आज हम लोग मारुति के नाम से जानते हैं, और संजय गांधी का मृत्यु भी हवा में हुआ, और हवा के देव यानी भगवान हनुमान को भी हम लोग मारुति के नाम से ही जानते हैं। खैर, ये भारतीय राजनीति के कुछ ऐसे ही इत्तेफाक और भी आगे चलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ दूसरे इत्तेफाक के साथ। तो तब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और पुराने हो तो बेल आइकन को क्लिक जरूर से कीजिएगा। मैं ऐसे ही भारतीय राजनीति के अजीबोगरीब इत्तेफाक आपके सामने लाता रहूंगा।